हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो सर पर आ चुके हैं और जो बच्चे हैं वो घबराए हुए हैं कि बोर्ड जो है वो इस बार किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, हम उन क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से करेंगे, कैसे हम लोगों ने आंसर लिखने हैं। और बस इसी चक्कर में जो बच्चे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होकर के स्कूल टेस्ट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं एक वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें क्लास 10th के साइंस के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे विद आंसर्स, जिससे कि बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपके मन में जो भय है, खौफ है, घबराहट है, वो दूर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर अवर एनवायरमेंट। ठीक है, कौन सा चैप्टर? अवर एनवायरमेंट। और इस चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, टॉपिक वाइज इसलिए क्योंकि एक चैप्टर में कई सारे टॉपिक दे रखे हैं और एक टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम हर वीडियो में एक पार्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में उनके विद आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का और पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है? वी ऑफन यूज वर्ड एनवायरमेंट, व्हाट डज इट मीन? भाई, हम बहुत बार एनवायरमेंट शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? दोस्तों, आप लोगों ने भी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत के दौरान ये जो शब्द है एनवायरमेंट, इसके बारे में जरूर चर्चा की होगी या एनवायरमेंट शब्द का इस्तेमाल किया होगा। तो वहां उस शब्द का इस्तेमाल आप इसलिए करते हैं ताकि, जैसे मान लेते हैं आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, भाई हाँ भाई, तेरे स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है यार, तेरी क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, या तेरे घर पे किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या पढ़ाई का एनवायरनमेंट है या खेलकूद है या इग्नोरेंस है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो वहां पर आपका मकसद होता है कि वहां की उस आपके दोस्त के सराउंडिंग कंडीशंस जो कि उसको अफेक्ट कर रही हैं उसको आप पता लगा सकें। बिल्कुल उसी तरह से बायो के अंदर भी जो एनवायरनमेंट शब्द है उसका यही मतलब है, sum total of all external conditions and influences that affect the life and development of an organism। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को और उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले जितने भी एक्सटर्नल कंडीशंस या इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनको कोलेक्टिवली क्या बोला जाता है? उनको कोलेक्टिवली बोला जाता है एनवायरमेंट। क्या बोला जाएगा दोस्तों? उनको कोलेक्टिवली बोला जाएगा एनवायरमेंट। द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है? व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? भाई, कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो तो बायोडिग्रेडेबल बोले जाते हैं, जबकि बाकी जो सब्सटेंसेस हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। या फिर यही क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस? भाई, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं? तो आप आंसर क्या देंगे? देखिए, आप लोग जानते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनका आसानी से ब्रेक डाउन करवा दिया जाता है बाय डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया हैं या फंजाई हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जो कि उस सब्सटेंस का बड़े आसानी से ब्रेक डाउन करवा देंगे। तो वो सब्सटेंस जिनका बड़े आसानी से बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है वो क्या बोला जाता है? बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। जबकि वो सब्सटेंसेस जिनका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। बस आपको यही चीज यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में लिखनी है। जैसे द आंसर देखिए, आप आंसर में देखेंगे आप, सम सब्सटेंसेस आर बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज, भाई कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल बोले जाते हैं और कुछ को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। क्योंकि पहला पॉइंट देखिए जिसमें आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में लिखना है, सम नेचुरल सब्सटेंसेस
आर ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर सेप्रोफाइट। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है कि कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनका ब्रेकडाउन बड़ी आसानी से बैक्टीरिया या कोई दूसरा सेप्रोफाइट जो है वो करवा देता है। इन्हीं को आप नाम क्या देते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा है या एनिमल्स का एक्सक्रीटा है, फीकल मैटर, ठीक है, या वेजिटेबल पील्स हैं आपके किचन के अंदर जो सब्जियां लाई जाती हैं उनके छिलके जो हैं, या स्ट्रॉ है, ठीक है, या ड्राई लीव्स हैं, ठीक है, या डेड बॉडीज हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, ये जो भी हैं ये सब क्या हैं, ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में आप क्या लिखेंगे, सम नेचुरल सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर सेप्रोफाइट्स, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जबकि दूसरी तरफ जब आप नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में लिखें तो आपको क्या लिखना है, व्हाइल अदर मैन मेड सब्सटेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस किस तरह के सब्सटेंसेस हैं, दे आर मैन मेड सब्सटेंसेस which cannot be broken down by these decomposers। ठीक है भाई, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये मैन मेड सब्सटेंसेस हैं जिनका ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता बाय द डिकम्पोजर्स। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दे लैक एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर देयर ब्रेकडाउन, क्योंकि उनके पास वो एंजाइम ही नहीं है जिससे कि उनका ब्रेकडाउन हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मैन मेड हैं और जिनका ब्रेकडाउन डिकम्पोजर्स नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे प्लास्टिक है, या पॉलीथीन है, या ग्लास है, या मेटल कैन्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। अब दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो था जिसमें कि आपको दो क्वेश्चंस बताए गए, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बड़े आसानी से ब्रेक डाउन करवा दिया जाता है बाय बैक्टीरिया एंड अदर सेप्रोफाइट्स। एग्जांपल हैं जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा या एनिमल एक्सक्रीटा है, वेजिटेबल पील्स हैं, या स्ट्रॉ है, या ड्राई लीव्स हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो है, ठीक है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो मैन मेड सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, और किनके द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा, एज दे लैक एंजाइम्स, क्योंकि उनके पास एंजाइम्स नहीं होते फॉर देयर ब्रेकडाउन। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और एग्जांपल के लिए आपको प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ग्लास है, मेटल कैन्स है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2008 में पूछा भी गया है, 2 से लेकर के 3 नंबर तक में ये पूछा जा सकता है। और इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो आंसर लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है जैसा तरीका कि आपने एक बार बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के सारे पॉइंट लिखे और उसके बाद आप लिखें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के पूरे पॉइंट्स, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलम बना सकते हैं और टेबल फॉर्म में इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या तो आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की पहले पॉइंट में, देखिए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो जनरली क्या होते हैं, नेचुरल मटेरियल्स हैं। वो क्या है, नेचुरल मटेरियल्स हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो दे डिकम्पोज नेचुरली, भाई इनकी डिकम्पोजिशन, चूंकि इनको बायोडिग्रेडेबल बोला जा रहा है तो ये आसानी से इनका ब्रेकडाउन हो सकता है, ये डिकम्पोज हो सकते हैं नेचुरली इन द एनवायरमेंट। किस प्रोसेस के थ्रू, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। और इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, डिकम्पोजिशन। क्या नाम दे देते हैं दोस्तों, डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है ये कौन करवाता है, बैक्टीरिया है, या फिर फंजाई है, या दूसरे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस प्रोसेस को करवाते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैव हायर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। हायर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का मतलब
फास्टर डिकम्पोजिशन होता है, ये बड़ी जल्दी ही डिकम्पोज हो जाते हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं दे डू नॉट काज मच पोल्यूशन। देखिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल पोल्यूशन काज नहीं करते हैं, पोल्यूशन होता है लेकिन काफी कम लेवल पर पोल्यूशन होता है और टेम्परेरी होता है, यानी कि थोड़े दिनों बाद जब वो डिकम्पोज हो चुके होंगे तब आपको किसी तरह की कोई परेशानी उनसे नहीं होगी। तो दे डू नॉट काज मच पोल्यूशन यानी कि लेसर पोल्यूशन, ठीक है, लेसर पोल्यूशन। अब आप नेक्स्ट पॉइंट में इनके एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे वेजिटेबल वेस्ट हैं या डेड प्लांट्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्ट्रॉ है या एनिमल एक्सक्रीटा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का पहला पॉइंट देखिए, जैसे बायोडिग्रेडेबल जो था वो नेचुरल मटेरियल थे, ये क्या होते हैं मैन मेड या सिंथेटिक मटेरियल होते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है वो जनरली क्या है, या तो मैन मेड बोलेंगे हम इन्हें या फिर सिंथेटिक मटेरियल बोलेंगे, यानी कि नेचुरल नहीं पाए जाते हैं, इन्हें हम बनाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दे डू नॉट डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, दे डू नॉट डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। भाई इनकी डिकम्पोजिशन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू इनकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, दे डिकम्पोज एट ए स्लोअर रेट, इनकी जो डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है, वो बहुत ही स्लोअर रेट पर होती। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की जो डिकम्पोजिशन है बहुत ही स्लोअर रेट पर होती है। और पिछले पॉइंट में जैसे हमने बोला बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं होती, तो कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इनकी डिकम्पोजिशन होती है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, फिजिकल प्रोसेस, जैसे गर्मी की वजह से या प्रेशर की वजह से ये डिकम्पोज हो सकते हैं, वरना इनका बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आप क्या लिखेंगे, दे काज स्फीयर पोल्यूशन, ये बहुत भयंकर पोल्यूशन प्रदूषण जो है फैलाते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग जो चल रही है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। ये काफी ज्यादा हाई लेवल पर पोल्यूशन फैलाते हैं और हमारे इकोसिस्टम फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करते हैं। उदाहरण के लिए एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें, केमिकल्स हैं, पेंट है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, मेटल्स हैं, ग्लास भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये है डिफरेंसेस का क्वेश्चन। आप बड़े आराम से बायोडिग्रेडेबल में और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं। 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है, वाई आर प्लास्टिक बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, की जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बदलाव भी आ सकता है, जैसे प्लास्टिक बैग को हटा करके मैं लिख दूं पॉलीथीन है या मेटल कैंस हैं, ठीक है, या थर्मोकोल है, ठीक है। ये जितने भी मैं यहां पर नाम ले रहा हूं ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं मटेरियल। तो आपसे इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है प्लास्टिक बैग्स पूछा जाए, इनमें से भी कोई नाम हो सकता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों कहा जाता है उसके पीछे रीजन एक ही है, रीजन आपको आंसर में लिखना है। क्या रीजन लिखेंगे आप जैसे आपसे अभी प्लास्टिक बैग पूछा गया है तो आप प्लास्टिक बैग से ही स्टार्ट करेंगे, प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एज इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया या अदर सैप्रोफाइट्स, ठीक है। भाई प्लास्टिक बैग हैं या पॉलीथीन है या मेटल कैंस हैं या थर्मोकोल हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों है, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड या दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड अदर सैप्रोफाइट्स, जिनको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं जी डिकम्पोजर्स। क्या बोल देते हैं दोस्तों, डिकम्पोजर्स। क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजर्स बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन यहां पर आपके क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, why decomposers were not able to decompose non biodegradable waste। भाई जो डिकम्पोजर्स हैं were not able to decompose non biodegradable waste, भाई डिकम्पोजर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज क्यों नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल सा आंसर तो ये है कि दे लैक एंजाइम्स फॉर breakdown
of non-biodegradable waste। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा आंसर तो क्या है इसका, डिकम्पोजर्स क्यों नहीं डिकम्पोज कर सकते नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, एंजाइम्स ही नहीं है। लेकिन आप इसको अगर एक प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो आप नीचे जो दिया गया आंसर है वो भी देख सकते हैं, बिकॉज एंजाइम्स ऑफ डिकम्पोजर्स, क्योंकि डिकम्पोजर्स के पास जो एंजाइम्स हैं वर नॉट एबल टू, वो कैपेबल नहीं है टू डिग्रेड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड करने में कैपेबल नहीं है। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये मैन मेड या सिंथेटिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, चूज द बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे एक तो यही पर आपको पूछ लिया गया है, चूज द बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, यानी कि आपको कुछ नाम दे दिए जाएंगे वेस्ट मटेरियल के, फिर आपसे पूछा जाएगा कि उनमें से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन सा है। तो ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ऊपर लिखा हुआ है जिसमें आपसे पूछा गया है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, और जो दूसरा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो चीज पूछी जा रही होगी वही बताएंगे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, चूज द बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो नीचे जो लिस्ट दी गई है उसमें सीवेज दिया गया है, आपको डीडीटी दिया गया है, रेडियो एक्टिव वेस्ट दिया गया है और एग्रीकल्चरल वेस्ट दिया गया है। तो ये चार एग्जाम्पल जो है आपको दिए गए हैं, आपको इनमें से बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो है वो चूज करने हैं। तो दोस्तों इसमें सीवेज यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह जो है, या घर से निकलने वाला जो कचरा है उसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज। ठीक है, फिर डीडीटी, जो सीवेज होता है ये तो होता है क्या, बायोडिग्रेडेबल, डीडीटी जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जबकि एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हमारे फील्ड्स में या फार्मलैंड में वेस्ट जो जनरेट होता है वो भी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। यानी कि यहाँ पर सीवेज और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, जबकि डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल और रेडियो एक्टिव भी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपका आंसर क्या होगा, द बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर सीवेज एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, सीवेज और एग्रीकल्चरल वेस्ट है। जबकि नीचे वाले क्वेश्चन में जब आप देखेंगे आपसे पूछा गया है, सिलेक्ट टू नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेस्ट जनरेटेड इन ए किचन। भाई हमारे घर के किचन में से कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, उनमें से उन वेस्ट मटेरियल में से दो आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल, कौन से, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो बताने हैं। अब जो वेस्ट जनरेट होते हैं उनके नाम आपको नीचे बताए गए हैं, जैसे स्पॉइल्ड फूड, खराब जो खाना खराब हो चुका है, ठीक है, या बेकार हो चुका है जो खाना वो, या पेपर बैग्स, तीसरा है मिल्क बैग, चौथा है वेजिटेबल पील्स, पांचवा है टीन कैन और छठा है यूज्ड टी लीव्स। ठीक है, तो दोस्तों स्पॉइल्ड फूड जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, पेपर बैग जो है ये भी बायोडिग्रेडेबल है, मिल्क बैग यानी कि दूध की पैकिंग जो आती है वो वास्तव में किससे बनी होते हैं, वो प्लास्टिक से बनी होती हैं या पॉलीथीन से बनी होती हैं। ठीक है, या तो प्लास्टिक बैग्स हैं या पॉलीथीन के बैग्स होते हैं। तो ये दोनों ही मटेरियल जो है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो एक तो आपका आंसर हो गया क्या, मिल्क बैग। उसके बाद देखिए वेजिटेबल पील भी बायोडिग्रेडेबल होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और यूज्ड टी लीव्स भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि वो भी डिग्रेड हो जाती हैं। तो दूसरा बच गया है कौन सा, टिन कैन, ये मेटेलिक कैन है, ये क्या है, मेटेलिक कैन है, तो ये भी बायोडिग्रेड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपके जो आंसर है वो क्या हो गए, एक तो है मिल्क बैग और दूसरा है टीन कैन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है,
भाई कोई दो तरीके ऐसे बताइए जिसके द्वारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है। कोई दो तरीके आपने ऐसे बताने हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आप देंगे, देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वे। पहला जो पॉइंट है वो देखिए, दे कंटामिनेट द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। क्योंकि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं ये डिकम्पोज नहीं किए जा सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ये डिकम्पोज नहीं किए जा सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो ये सॉइल में या वाटर बॉडी के अंदर मेंटेन रहेंगे और उसको कंटामिनेट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आप लिख सकते हैं दे कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज एज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट जो आप इसमें लिखेंगे वो देखिए, दीज सब्सटेंसेज व्हेन एक्सीडेंटली ईटन बाय स्ट्रे एनिमल्स। स्ट्रे एनिमल का मतलब जो आवारा पशु होते हैं, आवारा पशु जो हैं, अगर वो इन्हें खा लें, ठीक है भाई, दीज सब्सटेंसेज व्हेन एक्सीडेंटली ईटन बाय द स्ट्रे एनिमल्स और आवारा पशु कैन हार्म देम। ये जो सब्सटेंसेज हैं ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं एंड कैन इवन काज देयर डेथ, और उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। उसके बाद पूछे तो आपसे दो ही तरीके गए हैं, लेकिन हम तीसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी लिख सकते हैं, सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज, इनमें से कुछ सब्सटेंसेज जैसे कि डीडीटी है, ठीक है, क्या है, डीडीटी है। ये डीडीटी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये हमारी फूड चेन में अगर एंटर करती है तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन शो कर सकती है, यानी कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है ये वो भी ये शो कर सकते हैं। तो ये दो, इन तीन में से कोई भी दो तरीके अगर आप लिख दें तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो दो तरीकों में से एक पहला आप लिख सकते हैं, दे कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज एज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा आप लिख सकते हैं कि जब ये एक्सीडेंटली स्ट्रे एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं तो ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। और तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि इनमें से कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि डीडीटी हैं ये हमारी फूड चेन में एंटर कर सकते हैं और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन शो कर सकते हैं, जो कि हायर ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। भाई कोई दो तरीके आप ऐसे बताइए जिससे, पिछले वाले में तो आपसे पूछा गया था नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कोई दो तरीके जिसके द्वारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर देखिए, आप आंसर क्या देंगे, उसी तरीके से आप हेडिंग बनाएंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। कौन कौन सी वेज हैं, पहला पॉइंट देखिए, दीज सब्सटेंसेस आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चूंकि ये बायोडिग्रेडेबल हैं तो ये डिकम्पोज किए जा सकते हैं बैक्टीरिया या दूसरे सेप्रोफाइट्स के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और जब ये डिकम्पोज किए जाएंगे तो इनकी रिसाइकलिंग हो जाएगी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के थ्रू। जैसे आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी या फॉस्फोरस साइकिल पढ़ी या सल्फर साइकिल पढ़ी या कार्बन साइकिल पढ़ी, ठीक है, तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं और इन साइकिल्स के थ्रू ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं इनकी रिसाइकलिंग हो जाती है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। दूसरा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। देखिए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनकी डिकम्पोजिशन करवाई जा सकती है और उनके डिग्रेडेशन के बाद में जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कंपोस्ट। ये जो कंपोस्ट है ये हमारे फार्म्स के अंदर यूज किया जा सकता है, फील्ड्स के अंदर यूज किया जा सकता है। तो ये जब हम अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे कंपोस्ट तो खेतों की फर्टिलिटी जो है, खेतों में जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को ये इंक्रीज कर देता है, इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं, दे में प्रोड्यूस फाउल स्मेल। फाउल स्मेल का मतलब, फाउल स्मेल का मतलब होता है जी बदबू, क्या होता है, बदबू। ठीक है, तो फाउल स्मेल ये प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है भाई, कहीं पर ये इकट्ठे कर दिए गए हैं और इनकी डिकम्पोजिशन जब स्टार्ट होगी तो वहां से बदबू
फाउल स्मेल या जिसको हम बोल देते हैं सड़ांध जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये हमारे लिए थोड़ा हम बोल सकते हैं भी ठीक नहीं है कि अगर हम किसी ऐसे एरिया में रहें जहां पर काफी ज्यादा सड़ांध या बदबू हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपको बताए गए कि पहला तो जो है ये डिकम्पोज कर दी जाती हैं और रिसाइकलिंग हो सकती है इनकी थ्रू जियोकेमिकल साइकिल्स। दूसरा पॉइंट, ये कंपोस्ट बनाने के काम में आती हैं जिसके द्वारा हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, दे में प्रोड्यूस फाउल स्मेल ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ये बदबू प्रोड्यूस करते हैं जिसे कि आसपास का जो एरिया है उसमें रहना मुश्किल हो सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ विल एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। भाई किस तरह से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में अगर इकट्ठा होता है तो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो आप आंसर क्या देंगे इसमें, देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल, भाई हमारे इन्वायरमेंट में अगर एक्यूमुलेट होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो उससे क्या होगा, पहला तो देखिए इट डज नॉट लेट मिनरल्स रिटर्न टू मिनरल पूल। भाई अगर ये इकट्ठे होते रहेंगे तो इनकी डिकम्पोजिशन जो है स्लो होती जाएगी, स्लोअर डिकम्पोजिशन होगी जिसकी वजह से जो मिनरल्स हैं वो मिनरल पूल में एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिनरल पूल में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है नॉट लेट मिनरल्स रिटर्न टू मिनरल पूल। दूसरा पॉइंट क्या है, बिकम ए साइट ऑफ पेस्ट ब्रीडिंग। जो कचरे का ढेर इकट्ठा हो गया है वहां पर अब कीड़े मकोड़े हैं या वेक्टर्स हैं जैसे हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो वगैरह, जो उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो डेवलप हो जाएंगे। और यही जो पेस्ट हैं या तो बाद में हमारे बॉडी तक किसी तरह के पैथोजन को कैरी करके पहुंचाएंगे हमारी बॉडी तक और हमें बीमार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है अगर ये होगा हमारे इन्वायरमेंट में तो हमें अफेक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इकोसिस्टम के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ, ताकि आपका जो बोर्ड को लेकर के जो घबराहट आपके मन में है वो दूर कर सकूं। तब तक के लिए क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर्स को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।